नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निक्षी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर लखनऊ में विश्वकर्मा एक्सपो का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 1.32 लाख करोड़ का मेगा लोन पैकेज दिया है। साथ ही मिशन रोजगार के तहत 12,000 कारीगरों को टूल किट्स और 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का एक लक्ष्य हर भारतवासी को दिया है। यह तय है, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। हमारा जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। आज जिस विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या यह संभव है, लेकिन मैं कहता हूं, हां, यह संभव है। हम भारतीयों के लिए यह संभव है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं, आज से 300 वर्ष पहले भारत विकसित था। 400 वर्ष पहले भारत विकसित था और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% से अधिक हुआ करता था और दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत की हुआ करती थी। मैं देख रहा था कि भारत का 25% योगदान ग्लोबल इकोनॉमी में था। तो यह योगदान किस रूप में था? तो मुझे बहुत सारे आंकड़े देखने को मिले। एक, जब मैं दुनिया के अंदर देखता हूं, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत, जिसे आप बृहत्तर भारत भी कहते हैं, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में बन गए, दुनिया के अंदर भौगोलिक दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। 7वें स्थान पर। लेकिन अगर भारत को अगर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, तो दुनिया के अंदर अकेले भारत है जिसके पास, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि अगर किसी देश के पास है तो भारत के पास है, और जिसमें से 60% से अधिक भूमि ऐसी है जो सिंचित है, जिसमें सिंचाई की सुविधा है। एक, प्रकृति की असीम कृपा कि हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है। इसका मतलब हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत, उनकी मेहनत। एक पक्ष तो यह है कि अन्नदाता किसानों की मेहनत से, उनके श्रम से, हमारे अन्नदाता किसानों ने जो मेहनत की, उस श्रम के कारण भारत धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा था कि केवल यही नहीं था, हमारे पास औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े हुए उस प्रकार के साधन भी थे, उद्योग थे, औद्योगिक क्लस्टर थे। जब इस क्षेत्र में मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि औद्योगिक क्षेत्र थे कहां पे हैं, ये कहां पे हैं, और तब 2017 में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमारा जो परंपरागत उद्यम है, यही उत्तर प्रदेश की जान थी, यही उत्तर प्रदेश की ताकत थी, और इसीलिए हमने उसको
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग उसकी की, उसको प्रमोट किया। आप देख सकते हैं आज देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 2 करोड़ लोग सीधे रोजगार के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ लोग, यानी कृषि के साथ जुड़े हुए हैं 3 करोड़, एमएसएमई के साथ जुड़े हैं 2 करोड़। यह तो एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यह योजना। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। सरकार ने उन्हें डिजाइन दी, टेक्नोलॉजी दी, मार्केट के साथ लिंक किया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई का उत्तर प्रदेश से करता है। कानपुर में छत्रपति बताते शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप एक्सपो का निरीक्षण किया और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दीक्षांत समारोह में डीआरटीओ के अध्यक्ष प्रोफेसर समीर कामत, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा छात्राओं को उपाधियां दी गई। साथ ही विभिन्न पदक पाने वाले मेधावियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुझे स्वर्ण पदक की उपाधि, गोल्ड मेडल मिला है और सिल्वर मेडल भी मिला है। कानपुर के यूथ वर्ष के लिए क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों से कि कोई भी किसी भी फील्ड में हो और मेहनत करे और कंटिन्यू करता रहे, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज़ में। तो कंटिन्यू बना रहे तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। रील्स वगैरह बनाती हैं? बिल्कुल रील्स बनाती हूँ। रील्स फॉलोवर्स कितने? मेरे 16,000 फॉलोवर्स हैं। कोमल कमल ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे। मुझे लक्ष्मी सिंघानिया पद मिला है और मुझे एमबीबीएस में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए मिला है। यहाँ पर आज आनंदीबेन पटेल जी आई थी और एमबीबीएस में आपने कानपुर यूपी लेवल पे टॉप किया है, तो सीएचजी के अन्य छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है अगर तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो। अच्छा, कई डॉक्टर से ऐसा देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स का व्यवहार अक्सर चेंज हो जाता है। आप डॉक्टर बनोगे जाकर के, किस तरह का आपका व्यवहार रहेगा? मेरी लाइफ का एक ही मोटिव ही है, मैं डॉक्टर इसीलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर एम्पैथी हो। जैसे पेशेंट आते हैं हैलेट में, मैं बहुत सारे पेशेंट को देखती हूँ जो बहुत गरीब या बहुत निराश होकर आते हैं, तो मैं ग्राउंड लेवल पे मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प तो नहीं कर सकती, उनको ट्रीट कर सकती हूँ, उनसे प्यार से बात कर सकती हूँ, तो मैं ये अपने लेवल पे ऑफकोर्स करना चाहती हूँ। माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने 40वें दीक्षांत समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य और विशिष्ट जो सफलता हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, शिक्षकों को भी सम्मानित किया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में माननीय कुलाधिपति मैडम की प्रेरणा से ही सबसे शानदार स्टेडियम का आज उद्घाटन माननीय कुलाधिपति मैम के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसी के तहत एक AR और VR सिमुलेशन लैब को जो है उसका भी उद्घाटन मैडम ने मंच से किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार के कॉन्वोकेशन में आधी आबादी मतलब महिलाओं की जो
मेडल में, डिग्री में प्राप्त करने में संख्या 76% है। हमारे 1 लाख से अधिक डिग्रियाँ जो विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में डिजिलॉकर में अपलोड की हैं, उनमें 76% जो 76% जो डिग्रियाँ हैं वो महिला छात्राओं के नाम रही हैं, और 45 पदक 59 पदक में से जो छात्राओं को दिए गए हैं। कोमल कमल को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया है। हमारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। नवाचार में जो बेस्ट कर रहे हैं विश्वविद्यालय के स्टार्टअप्स, उनको सम्मानित किया गया है। और इस सब की जो प्रेरणा है वो माननीय कुलाधिपति मैम और प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जो कुलपति जी हैं हमारे, उनके नेतृत्व, उनकी टीम के साथ मिलकर विश्वविद्यालय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सरोकार और अपने अकादमिक प्रकल्पों को पूरे प्रदेश में नाम रोशन करें। गोंडा में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं समेत सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में मंच से जनता को संबोधित करते हुए भगवान विश्वकर्मा से पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना की और कहा कि पीएम मोदी हमारे देश के निर्माण का एक हिस्सा है। देखिए, आज हम लोग माननीय मोदी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं सेवा पखवाड़ा के रूप में, और ये हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सालों तक देश की सेवा करके देश को विश्व में एक शक्ति के रूप में उभार दिया है, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों को भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस देश की सेवा के लिए विभिन्न तरीके के हम लोगों को कार्यक्रम करने चाहिए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम हो, चाहे सफाई स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हो। इसीलिए ये पर्व। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ मनाया गया है। यूपी के श्रम और सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन में बीजेपी नेताओं के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस मौके पर राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के अभियान से आज स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण हुआ है। वहीं जिले के मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत प्रभारी मंत्री मनोहर लाल कोरी ने की। आज हमारे पूरे देश के अंदर परम आदरणीय स्वर्गीय महात्मा गांधी जी स्वच्छता के अभियान के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का कार्यक्रम पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है। हम लोग पूरा कार्यक्रम कहीं भी कोई गंदगी ना रहे, चाहे वो रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे कूड़ा, हर तरह से रोड बटोर करके इकट्ठा कर करके और उसको हम एकत्र करके झाड़ू लगा करके स्वच्छ भारत बना रहे हैं। संभल में जींस फैक्ट्री मालिकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब बिना परमिशन और विभागीय एनओसी के कोई भी जींस फैक्ट्री संचालित नहीं होंगे, जिसको लेकर कई तहसील सभागार भी यहां पर बैठक में मौजूद रहे। अहम बैठक में आयोजन किया गया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, प्रदूषण विभाग समेत अन्य विभागों के अफसरों ने संयुक्त रूप से फैक्ट्री मालिकों को सख्त निर्देश दिए। परसों जो है डीएम साहब की एक समीक्षा बैठक थी, उसमें सर ने निर्देश दिया था कि एक बार जींस यूनिट के मालिकों के साथ भी बैठक कर ली जाए। इसी क्रम में आज तहसील संभल के सभागार में मीटिंग की गई। इसमें प्रदूषण विभाग के एई साहब हैं, हमारे जीएसटी के एसी साहब हैं और भूगर्भ के जेई हैं और बिजली विभाग के हमारे एसडीओ साहब, ये लोग थे। और बताया गया उनको सभी विभागों से क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या कंसर्न
एनओसी या अनुमति सब विभाग वालों ने बताया अपना अपना कि इसके बिना जो आप प्लांट को नहीं चला सकते। तो बताया गया, लोग सहमत हैं, अगर परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यथाशीघ्र उनको अनुमति दी जाएगी चलाने के लिए। आज लगभग 30 से 35 कारखानों के लोग यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार है। मिंजर भाई कहाँ रहते हैं? हम हातिम सराय रहते हैं। आज यहाँ पे मीटिंग ली थी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने सभागार में। किस संबंध में मीटिंग ली थी? विकास प्लान के संबंध में करी थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने जो सोल्यूशन दिया उन्होंने तो ठीक दिया, लेकिन एक हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम इतने टाइम से चला रहे हैं, हमारा माल भी बना हुआ है, माल खराब भी हो रहा है, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए। अब जगह देखने को बोला है उन्होंने, लेकिन जगह देखने के टाइम काफी टाइम लग जाएगा, बनाने में, कागज पूरे करने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम करेगा इस बीच में जो है थोड़ा हमें टाइम मिलना चाहिए। कितनी लेबर काम करती है? हम 3-4 लड़के काम करते हैं। इंदिरा एकादशी पर प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे त्रिवेणी संगम के घाटों पर चहल पहल बढ़ चुकी है। बता दें कि इंदिरा एकादशी को श्रद्धा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के पड़ने की वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी के मौके पर बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से त्रिवेणी संगम के घाटों पर चहल पहल बढ़ गई है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पड़ने की वजह से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पितरों के लिए श्राद्ध करने से पूर्वजों को बहुत पुण्य और मुक्ति मिलती है। एकादशी हमेशा पड़ा करती हर महीने में, लेकिन आज की एकादशी का अति विशेष पावर है। जैसे हमारे ये पितृपक्ष की एकादशी है, इसका नाम इंदिरा एकादशी होता है। जो लोग आज के दिन एकादशी व्रत करेंगे, अपने पितरों को तर्पण करेंगे, तो इसके करने से ये हमारा फायदा है। हमारे पितृगण अगर अधोयोनि को प्राप्त हुए हैं कभी भी, तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। एकादशी का विशेष लाभ है। प्रयागराज में स्नान करके जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करेंगे, तर्पण करेंगे, अपने पिता को याद करेंगे, उनका हमेशा कल्याण, घर में मंगल हमेशा बना रहता है। अभी ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है और लोग अपने पितरों का गया श्राद्ध आदि कर रहे हैं। और आज एक इंदिरा एकादशी है। एकादशी और मातृनवमी ये दो विशेष पर्व हैं इस पितृपक्ष के। और आज इंदिरा एकादशी है। लोग श्राद्ध करते हैं, स्नान आदि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पिंड श्राद्ध आदि करते हैं। इसका यही फल है। पारंपरिक तौर पर हर एकादशी पर उपवास और पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान इस दिन पितरों के लिए दान पुण्य, तर्पण या पिंडदान करने से उनके पापों का नाश होता है। प्रतापगढ़ एक चंद्रमास में 2 एकादशी आती हैं। एक शुक्ल पक्ष के 11वें दिन, जिसे शुक्ल पक्ष एकादशी कहते हैं, और दूसरी कृष्ण पक्ष के 11वें दिन, जिसे कृष्ण पक्ष एकादशी कहा जाता है। ये दोनों ही दिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं और हर चंद्र पखवाड़े के 11वें दिन पड़ते हैं। इंदिरा एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने रफ्तार को थोड़ा धीमा जरूर कर दिया है। बावजूद इसके उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं है। दुर्गा पूजा जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे झारखंड की राजधानी रांची में भव्य पंडाल लगाए जा रहे हैं। हालांकि लगातार बारिश के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है और मौसम विभाग के अधिकारी आगाह कर रहे हैं कि उत्सव को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने के लिए तैयारियों में मौसम का भी ध्यान रखना होगा। 15 तारीख के बाद से 10 अक्टूबर के बीच में भी एक आध सिस्टम बनता है। अगर बनेगा तो फिर उसके कारण से आपको बारिश देखने को मिलेगी। बारिश को ख्याल में रखते हुए ही प्लानिंग करना चाहिए, वाटर प्रूफिंग का ध्यान देना चाहिए और श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम ना हो आने के लिए, निकासी के लिए। अगर मान लीजिए मिट्टी का रास्ता है तो थोड़ा सा आप उसमें मोरम या मान लीजिए ईंट डाल के थोड़ा सा चलने लायक बना सकें कि ज्यादा कीचड़ ना हो। बारिश का सामना करते हुए कारीगर
रातू रोड दुर्गा पूजा समिति के लिए वेटिकन पैलेस की प्रतिकृति बना रहे हैं। बारिश की वजह हम लोगों का काम 2-3 दिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है बारिश की वजह। उसके साथ हम लोग बारिश में भीज के भी काम किया। अभी अंदर का काम थोड़ा चल रहा है, बाहर का काम तो रुका है, अभी अंदर का काम चल रहा है। इस बीच हरमू दुर्गा पूजा समिति को भरोसा है कि प्रशासनिक सहयोग और कार्यकर्ताओं के समर्पण से मथुरा के प्रेम मंदिर जैसा उनका पंडाल समय पर तैयार हो जाएगा। हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में एक बेहतरीन पूजा का आयोजन पिछले 52 वर्षों से किया जाता आ रहा है। एक भव्य पंडाल, वृंदावन के प्रेम मंदिर का जीवंत प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। भारी बारिश है, बंगाल के कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। थोड़ी परेशानी तो है कि उसको समय पर पूरी तरह से तैयार करना, लेकिन मैं समझता हूं कारीगरों की मेहनत और प्रशासन का भरपूर सहयोग, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो कुल मिलाकर इतने व्यवधान के बावजूद हम पूजा बेहतर तरीके से करेंगे, समय पर सब चीज पूरा होगा। रातू रोड और हरमू में दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह से पहले कर देंगे। इस साल दुर्गा पूजा का त्योहार 28 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ इसका समापन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।